नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से सनबिग क्लासेज में। आज का वीडियो है प्लेटफॉर्म के न्यू बुक बिहार एसएससी प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 2 में दिया हुआ टेस्ट सीरीज नंबर 7। इसमें 150 प्रश्न दिया हुआ रहता है, पूरे डिटेल सॉल्यूशन किया जाता है इस वीडियो में। और इसी चैनल पे सुबह किरण के वॉल्यूम 2 का भी प्रैक्टिस सेट अपलोड किया जा रहा है, अगर आप नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि कोरोमंडल तट निम्नलिखित किन दो राज्यों की गृहभूमि है। कोरोमंडल तट निम्नलिखित में से किन दो राज्यों की गृहभूमि है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के। कोरोमंडल तट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है। कोरोमंडल तट भारतीय उपमहाद्वीप का दक्षिण पूर्वी तट क्षेत्र है। यह पूर्वी घाट, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के बीच में स्थित है। हाल ही में दिसंबर 2023 में एडीबी ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत के विकास अनुमान को संशोधित कर कितना प्रतिशत कर दिया है एडीबी ने, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 6.7%। 6.7% कर दिया है। अक्टूबर 2023 में आईएमएफ ने भी वित्तीय वर्ष 2024 में भारत की वृद्धि दर का अनुपात 6.1% से कितना कर दिया है, 6.3% कर दिया है। हाल ही में एडीबी ने स्वच्छता मिशन के लिए 100 भारतीय शहरों में स्वच्छता में सुधार और अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देने हेतु $200 मिलियन आवंटित किए हैं। एडीबी मतलब एशियाई विकास बैंक, एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना कब हुआ है, तो 19 दिसंबर को हुआ है 1966 को। एशियाई देशों के आर्थिक विकास के सुगमीकरण के लिए किया गया है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में स्थित है। अगला है, हाल ही में रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने मिशन अंटार्कटिका को अंजाम देने वाली टीम को हरी झंडी दिखाई। मिशन अंटार्कटिका किससे संबंधित है, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, हिमालय पर्वतारोहण संस्थान दार्जिलिंग टीम दल से है। हिमालय पर्वतारोहण संस्थान दार्जिलिंग टीम दल मिशन अंटार्कटिका से संबंधित है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने दिल्ली में मिशन अंटार्कटिका को अंजाम देने वाले हिमालय पर्वतारोहण संस्थान दार्जिलिंग की एक टीम को हरी झंडी दिखाई दी है। अभियान के दौरान टीम ने दक्षिणी ध्रुव की सबसे ऊंची चोटी माउंट विल्सन पीक पर तिरंगा भी प्रदर्शित किया है। माउंट रेनॉक चोटी सिक्किम में स्थित है। निम्नलिखित में कौन सा 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तेलंगाना बना था। कब बना था, तो 2 जून 2014 को 29वां राज्य बना था। वर्तमान में भारत में कितने 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। सार्क में कितने सदस्य देश शामिल है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 देश। सार्क में सदस्य देश कितने हैं, 8 है। सार्क की स्थापना हुआ था कब, तो 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को हुआ था। सार्क का सचिवालय काठमांडू में स्थित है और सदस्य देश है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। सार्क का 8वां जो देश बना है वो अफगानिस्तान बना है। और सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन 1985 में ढाका में आयोजित हुआ था। दिसंबर 2023 का इंडियन प्रीमियर लीग 2024 सीजन के लिए हार्दिक पांड्या को किस टीम का कप्तान घोषित किया गया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई इंडियंस। किसे मुंबई इंडियंस टीम का कप्तान घोषित किया गया है। हाल ही में दिसंबर 2023 में किस भारतीय खिलाड़ी ने टेनिस हॉल ऑफ फेम में जगह बनाई है, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। लिएंडर पेस और विजय अमृतराज ने दिसंबर 2023 में टेनिस हॉल ऑफ फेम में जगह बनाया है। लिएंडर पेस और महेश भूपति ओपन युग में एक साल में सभी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय जोड़ी थी जिसने शीर्ष वरीयता के रूप में फ्रेंच ओपन और विंबलडन जीता था। आंग्ला मैसूर युद्ध का समापन निम्नलिखित में से किस लड़ाई के साथ हुआ था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई से। आंग्ला मैसूर युद्ध का समापन श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई के साथ हुआ था। और श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुआ था, तो 1792 ईस्वी में हुआ था। टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ला मैसूर युद्ध 1799 के दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए 4 मई 1799 को मारा गया। 1781 में हैदर अली का सामना जो अंग्रेज जनरल आयरकुट से हुआ था, जिसे पोर्टोनोवा नवंबर 1781 पोलीलूर और सोलिंगपुर में हैदर अली को परास्त किया था। आंग्ला मैसूर युद्ध कितने हुए थे, तो वो 4 हुआ था। प्रथम आंग्ला मैसूर युद्ध के बाद मद्रास की संधि हुआ, द्वितीय आंग्ला मैसूर युद्ध के बाद मंगलोर की संधि, तृतीय आंग्ला मैसूर युद्ध हुआ है उसके बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि, और चौथे आंग्ला मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। तो 4 युद्ध लड़ा जाता है। निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को भारतीय राष्ट्रपति प्रदान करते हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सभी। भारत रत्न, परमवीर चक्र और शौर्य चक्र सभी पुरस्कार हैं राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश। तानसेन सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कला और संगीत के लिए दिया जाता है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिए जाने वाला सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है।
दिसंबर 2023 के अनुसार वर्तमान में भारत में कुल कितने रामसर स्थल है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुल 75 रामसर स्थल है। अनसुप्पा झील और तंपारा झील उड़ीसा में स्थित है। निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? दक्षिण अफ्रीका की, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, प्रिटोरिया है। दक्षिण अफ्रीका का प्रशासनिक राजधानी प्रिटोरिया स्थित है। प्रिटोरिया दक्षिण अफ्रीका का कार्यपालिका राजधानी है। केप टाउन दक्षिण अफ्रीका के विधायी राजधानी है। अब ब्लोमफॉन्टेन दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी है। और दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा नगर है वो है जोहानसबर्ग। दक्षिण अफ्रीका का मुद्रा क्या है? तो वो है रैंड। बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर 2023 को जाति आधारित गणना रिपोर्ट जारी की। इस गणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या खाली स्थान है। आंसर हो जाएगा ए, 13.07 करोड़। कितना? 13.07 करोड़ है। जनगणना अनुच्छेद 246 के तहत किया गया है और यह एक संघ का विषय है। देश की दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी कौन सी बनी? देश की दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी कौन सी बनी? आंसर हो जाएगा डी, अडानी समूह। देश की दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी अडानी समूह बना। गौतम अडानी ने ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में विश्व का दूसरा सबसे अमीर व्यक्ति घोषित किया गया। 1853 में बम्बई और थाने के बीच पहली बार ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी लगभग किलोमीटर में कितनी थी? आंसर हो जाएगा डी, 34 थी। कितने किलोमीटर? 34 किलोमीटर चला था शुरुआत में। और ये कब चला था? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को चला था। और ये कहाँ से कहाँ तक चला था? तो मुंबई से लेके थाने तक चला था। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 588 से गुना करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगा। छोटी से छोटी संख्या, तो 588 से हम पहले क्या करेंगे? 2 से भागा देंगे, 294 आएगा। फिर 2 से करेंगे, ये गुणनखंड निकाल रहे हैं, 147 आएगा। उसे फिर 7 से करेंगे, कितना हो जाएगा? 21। और फिर 7 से करेंगे तो हो जाएगा 3। अब हमारे पास जो आ जा रहा है वो क्या आ जा रहा है? 2 गुना 2 गुना 7 गुना 7 गुना 3, यानी ये जोड़ा है, ये जोड़ा है, 3 का भी जोड़ा होना चाहिए। तो 3 से अगर हम गुना करते हैं तो वो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो आंसर हमारा जो आ जाएगा वो हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या है जो 4 के पावर 61 प्लस 4 के पावर 62 प्लस 4 के पावर 63 प्लस 4 के पावर 64 को पूर्णतः विभाजित करेगा? तो इसे इस तरह सोल्व कीजिए। 4 के पावर जो है 61 कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा? 1 प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4 क्यूब हो जाएगा हमारे पास। फिर इसे सोल्व करेंगे तो 4 के पावर 61 अगर बाहर कर देते हैं तो ये सब क्या हो जाएगा? तो इसे क्या करते हैं? 1 प्लस 4 प्लस 16 प्लस कितना हो जाएगा? 64, यानी हो जाएगा 4 के पावर 61। सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 85। अब लिख सकते हैं 4 के पावर 60 अब प्लस क्या लिख सकते हैं? 4 के पावर 1 गुना, सॉरी प्लस नहीं, गुना, और गुना कितना हो जाएगा? 85। 4 के पावर 61 को एक बाहर कर दिए हैं 4 को। अब इतना 4 के पावर 60 और गुना हो जाएगा 4 गुना 85 कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 340। और ये संख्या जो है वो पूर्णतः विभाजित किससे है? तो 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, क्योंकि आखिरी में 0 आ रहा है। एक कक्षा में 2 बैच ए और बी है। बैच ए में 44 छात्र और बैच बी में 56 छात्र हैं। यदि बैच ए का औसत भार 43 किलोग्राम है और बैच बी का औसत भार 39 किलोग्राम, तो पूरी कक्षा का औसत भार क्या होगा? तो आइए इसे निकालते हैं। क्या करना होगा? संपूर्ण कक्षा का औसत कैसे निकलेगा? तो वो हो जाएगा 44 गुना 43 प्लस 39 गुना 56, और टोटल कितना हो जाएगा? 44 प्लस 56 हमारे पास आ जाएगा 1892 प्लस 2184 बटा 100 बराबर 4076 बटा कितना हो जाएगा? 100, यानी 40.76। आंसर हमारा आ जाएगा ऑप्शन बी। चलिए, यदि ए का भाग बी के 3/4 भाग के, बी के भाग सी के 1/2 भाग के तथा सी का भाग डी के 4/5 भाग के बराबर है, तो ए बी सी डी किसके बराबर है? तो आइए यहाँ पर देखते हैं कि ए जो है बराबर है बी का 3/4, ए बटा बी होगा 3/4, बी बराबर है सी का 1/2, तो बी बटा सी बराबर 1/2। उसी तरह सी बटा डी हो जाएगा कितना? 4/5। अब आइए अगर निकालते हैं अनुपात में, 3:4, 1:2, 4:5। अब यहाँ पर जो भी संख्या नहीं है वो लिख दीजिए। यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। अभी से गुना कर दिए, 4 × 12, 416, और ये हो जाएगा कितना? 32, और ये कितना हो जाएगा? 520 2 40। तो हमारे पास ये रेशियो आ जाएगा। इसे अगर कम करके लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? तो वो आ जाएगा 3:4:8:8
10। सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारे पास आ जाएगा डी। ए और बी की आय का अनुपात 7:5 है। ए और बी क्रमशः 4000 और 3500 बचाते हैं। यदि बी का व्यय ए की व्यय का आधा है तो ए और बी का कुल आय क्या होगा? तो कह रहा है कि ए का आय जो है वो 7x है और बी का कितना है? 5x है। अब प्रश्न में कह रहा है 7x माइनस 4000 बटा 5x माइनस 3500, तो हमारा कितना हो रहा है? तो वो हो रहा है हमारे पास इस 2/1, क्योंकि कह रहा है यदि बी का व्यय ए के व्यय का आधा है तो ए और बी की कुल आय कितना है। तो यहाँ से जब हम सोल्व करेंगे तो क्या निकलेगा? 10x माइनस 7x बराबर 7000 माइनस 4000 कितना हो जाएगा? 3x बराबर 3000, x बराबर कितना हो जाएगा? 1000। ए और बी की कुल आय कितना हो जाएगा? ए और बी की कुल आय तो हो जाएगा 12 गुना 1000 बराबर 12,000 रुपया। आंसर हो जाएगा सी। एक बल्लेबाज ने अपने 15वें पारी में 4 रन बनाता है तो उसके रन औसत में 3 रनों की कमी हो जाती है। 14वें पारी तक उसका रन औसत कितना था? तो 14वें पारी तक अगर हम औसत की बात करें तो x था, तो 14वें पारी तक कुल रन कितना हो गया? तो वो हो गया 14 गुना x यानी 14x। 15वें पारी के औसत कितना है? 3 कम जा रहा है 15वें पारी के बाद, तो हो जाएगा x माइनस 3। क्या हो जाएगा? x माइनस 3। 15वें पारी में कुल रन कितना हो जाएगा? तो 15 से गुना कर देंगे x माइनस 3 से, आ जाएगा कितना? 15x माइनस 45। अब प्रश्न में क्या कर रहा है कि 15x माइनस 45 अब माइनस 14x, तो कितना रन बनाया है? ये रन निकल जाएगा तो ये हो जाएगा 4 रन बनाया। तो x का यहाँ पर मान आ जाएगा कितना? 49। तो 14वें पारी तक औसत रन कितना था? तो वो था 49। आंसर हमारे पास जो आ रहा है वो ए हो जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो हमारे पास है वो 4 वर्ष पहले श्याम की आयु राम की आयु से 3/4 गुनी थी। अब 4 वर्ष बाद श्याम की आयु राम की आयु का 5/6 गुना होगी। श्याम की वर्तमान आयु कितनी? तो इसे किस तरह बनाए? माना 4 वर्ष पहले राम की आयु कितना था? x वर्ष था। 4 वर्ष पहले श्याम की आयु कितना था? 3x/4 था। अब वर्तमान में 4 वर्ष बाद राम की आयु क्या हो जाएगा? x प्लस 4 अब प्लस क्या हो जाएगा? 4, यानी x प्लस कितना हो जाएगा? 8 वर्ष हो जाएगा। तथा वर्तमान में 4 वर्ष बाद श्याम की आयु क्या हो जाएगा? तो 3x/4 प्लस 4 प्लस 4 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 3x/4 प्लस 8 वर्ष हो जाएगा। अब कह रहा है क्या कि प्रश्न में x प्लस 8 गुना 5/6 बराबर 3x/4 प्लस 8 हो जा रहा है। बस इसे हमें सोल्व कर देना है। तो यहाँ से हमें क्या हो जाएगा? 2x बराबर 32 होगा, x बराबर मान क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो श्याम की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा? तो 3x/4 प्लस 4 यानी 3 गुना 16/4 प्लस क्या हो जाएगा? 4। आंसर हो जाएगा हमारे पास 16 वर्ष। सही आंसर क्या हो जाएगा? 16 वर्ष। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। विजेता उम्मीदवार को 52% मत प्राप्त हुआ है और वह 1800 मतों से चुनाव जीत गया। तो हारने वाले उम्मीदवार को कितना मत प्राप्त हुआ? अब विजेता का मत कितना मिला है? तो वो है 52% है। हारने वाला का मत कितना मिला है? तो 100 माइनस 52% यानी 48% है। तो अब 52% माइनस 48% का अंतर यहाँ दिया हुआ कितना? 1800 मतों से जीत रहा है, यानी 4% बराबर कितना हो जाएगा? 1800। तो हारने वाला को 48% बराबर क्या हो जाएगा? तो 1800/4 गुना कितना हो जाएगा? 48। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 21,600 मत। आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए एक धनराशि पर निवेश किया जाता है। यदि ब्याज की अर्धवार्षिक गणना की जाए तो इसमें 1762 अधिक ब्याज प्राप्त होगा। निवेश की गई धनराशि क्या है? तब वार्षिक रूप से 2 वर्षों की चक्रवृद्धि ब्याज का अगर हम प्रतिशत निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 प्लस 10 प्लस 10 गुना 10/100। ये डायरेक्ट फार्मूला से निकालते हैं तो कितना हो जाता है? 21%। और वार्षिक रूप से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे 5 प्लस 5 प्लस 5 गुना 5/100, तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 10.25%। तथा अर्धवार्षिक रूप से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? ये 1 वर्ष का था, अब 2 वर्ष का अर्धवार्षिक रूप से निकालेंगे तो अर्धवार्षिक रूप से 1 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज है। ये 2 वर्ष का तो सीधे कर देंगे 10.25 प्लस 10.25 प्लस 10.25 गुना 10.25/100। जब इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 21.55
परसेंट। अब वार्षिक और अर्धवार्षिक ब्याज प्रतिशत के अंतर कितना हो जा रहा है? तो हो जा रहा है 21.55%। अब माइनस कितना था 2 वर्ष में? 21%। हम निकाले थे यहाँ पर 21% और 2 वर्ष के ये निकाले थे ये। इन दोनों का अगर अंतर देखते हैं तो 0.55% हो रहा है। और ये मान दिया हुआ है कितने? 1762 का। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? सीधे 1762 गुना 100 बटा 0.55। आंसर हमारा हो जाएगा 3,20,000 रुपया। कितना हो जाएगा? 3,20,000। सही आंसर हो जाएगा बी। वह संख्या क्या होगी जो हमेशा 2 अंकीय संख्या और संख्या के अंकों को परस्पर बदलकर प्राप्त की गई संख्या के योग का गुणनखंड हो? तो माना कि संख्या इकाई का अंक अगर x है और दहाई का अंक y है, तो संख्या बराबर हमको क्या हो जाएगा? तो 10y प्लस x हो जाएगा। अंक बदलने पर क्या होता है? अंक बदलने पर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा कितना? तो अंक बदलने पर जो नई संख्या होगा वो 10x प्लस y हो जाएगा। अब दोनों संख्या का योग क्या हो जाएगा? 10y प्लस x प्लस 10x प्लस y। हमारे पास क्या आ जाएगा? तो वो आ जाएगा 11x प्लस 11y। अगर 11 कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस y, यानी जो हमारे पास आ रहा है 11 का गुणनखंड आ रहा है। तो आंसर जो हमारे पास आ जाएगा संख्या के योग का गुणनखंड कितना है? तो वो है 11। आंसर हो जाएगा सी। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को इस तरह मूल्य अंकित करता है कि 20% छूट देने के उपरांत भी उसको 8% का लाभ होता है। उस वस्तुओं के अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए जिसकी लागत उसे 500 पड़ती है। तो वस्तु का लागत बराबर कितना दिया हुआ है? तो वो दिया हुआ है 500 और लाभ कितना कमा रहा है? वो है 8%। कितना? 8%। तो वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर होगा 500 गुना 108 बटा 100। कितना हो जाएगा? 540 हो जाएगा। अब वस्तु का अंकित मूल्य अगर निकालते हैं तो अंकित मूल्य होगा 540 गुना 100 बटा 80। आंसर हो जाएगा 675। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। यदि 16 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 40 सेक थीटा प्लस 25 बराबर 0 है तो थीटा के एक न्यून कोण है, तो tan थीटा का मान कितना होगा? हमें ये निकालना होगा। 16 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 40 सेक थीटा प्लस 25 बराबर कितना है? 0 है। अब 16 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 20 सेक थीटा माइनस 20 सेक थीटा प्लस 25 बराबर 0। 40 को इसे तोड़ दिए हैं। अब 4 सेक थीटा अगर कॉमन लेते हैं तो हमारे पास आएगा 4 दूनी 16 के 4 सेक थीटा। अब माइनस कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, क्योंकि 20 में से ये है तो 5 ही बचेगा। और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा? अगर माइनस कॉमन 5 लेते हैं तो ये हो जाएगा 4 सेक थीटा माइनस 5 इक्वल टू 0। हमारे पास 2 आ गया तो क्या हो जाएगा हमारे पास? तो वो हो जाएगा कितना? 4 सेक थीटा माइनस 5 इंटू 4 सेक थीटा माइनस 5 इक्वल टू 0। ये दोनों एक ही हैं तो लिख सकते हैं 4 सेक थीटा माइनस 5 के होल स्क्वायर बराबर 0। और अगर स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा, क्योंकि अंडर रूट 0 का मान 0 होता है। तो 4 सेक थीटा माइनस 5 बराबर 0। 4 सेक थीटा बराबर 5 सेक थीटा बराबर 5/4 आ जाएगा। तो अगर हम tan थीटा निकाल रहे हैं, क्या यहाँ पर है, तो tan थीटा का मान कितना होगा? तो tan थीटा बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा सबसे पहले tan स्क्वायर थीटा बराबर एक फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी यहाँ पर हम सोल्व कर देते हैं। 5/4 के स्क्वायर माइनस 1 बराबर होगा कितना? हमारे पास 9/16 हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? tan थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट 9/16 बराबर 3/4। आंसर हमारे पास आ जाएगा बी आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि एक आयत के परिमाप और लंबाई का अनुपात 5:1 है। यदि आयत का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आयत की लंबाई क्या होगा? हमें ये निकालना होगा। परिमाप बटा लंबाई अगर पर करते हैं 2 इंटू एल प्लस बी बटा क्या हो जाएगा? एल बराबर दिया हुआ अनुपात में कितना? 5:1 दिया हुआ है। तो 2l प्लस 2b बराबर 5l। 2b बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? 3l। b बराबर हो गया 3l बटा 2। अब क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल बराबर l गुना b बराबर दे रहे हैं 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। l को हम रहने देते हैं और यहाँ पर b के जगह पर क्या रखते हैं? 3l बटा 2 बराबर 216। ये कितना हो गया? l स्क्वायर बराबर हो जाएगा 216 गुना 2 बटा
3। एल बराबर कितना हो जाएगा, √216 गुना 2/3। जब इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो अंदर 144 आएगा, एल बराबर होगा 12। सही आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए श्रेणी का मान ज्ञात कीजिए। एक श्रेणी दिया हुआ है, इसका हमें मान ज्ञात करना हो। इसमें क्या करना है हमें, 2 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर, इस तरह करके 22 के स्क्वायर है। तो 2 के स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 11 के स्क्वायर। और जब इसे 2 के कॉमन लिए तो हम सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 इधर निकाल लेते हैं, गुना 11 प्लस 1 और गुना 2 गुना 11 प्लस 1 बटा कितना हो जाता है 6, क्योंकि एक फार्मूला होता है एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होता है, बटा क्या होता है 6 होता है। तो उसी पे ये रख दिया गया है। हमारे पास आ जाएगा 4 गुना 11 गुना 12 गुना 23 बटा 6 बराबर हो जाएगा 2024। आंसर हमारा कौन सा आ जाएगा, 2024। निम्नलिखित में कौन सी भिन्न संख्या सबसे बड़ी संख्या, इसमें से देखना है। तो सबका हमारे पास भिन्न का मान कितना होगा वो निकाल लेते हैं। 6/11 का होगा 0.545, 13/18 का होगा 0.722। इसी तरह अगर हम निकाल लेते हैं तो हमारे पास जो आ जाएगा सबसे बड़ी भिन्न 25/33 आ जाएगा, बी का हो जाएगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार देता है। आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार देता है। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत तथा उच्च न्यायालय 226 के तहत रीट जारी करता है। ये जारी करता है क्या है, उच्चतम न्यायालय। निम्न प्रधानमंत्री उनके कार्यकाल के अनुसार व्यवस्थित करें कि कौन कौन है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, PV नरसिंहा राव के बाद बने अटल बिहारी वाजपेयी, फिर उसके बाद SD देवगौड़ा, उसके बाद इंद्र कुमार गुजराल। अगला है कथन और कारण का। भारतीय प्रेस अधिनियम 1978 के अंतर्गत इंडियन प्रेस काउंसिल की स्थापना की गई। कारण है समाचार पत्रों एवं एजेंसी की कार्यप्रणाली में आवश्यक सुधार करना इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है। सही आंसर हो जाएगा डी। एक गलत है परंतु आर सही है। तो क्या है गलत, भारतीय प्रेस अधिनियम 1978 के अंतर्गत धारा 15 में भारतीय प्रेस काउंसिल की शक्तियां प्रदान की गई। भारतीय प्रेस परिषद 4 जुलाई 1966 को स्थापित की गई थी। आपातकाल में इसको भंग कर दिया गया, परंतु पुनः 1979 ईस्वी में पुनर्गठन भारतीय प्रेस परिषद में किया गया। तात्या टोपे उन सेनानायकों में से एक थे जिन्होंने खालिस्तान के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। आंसर हो जाएगा ए, 1857। तात्या टोपे उन सेनानायकों में से एक थे जिन्होंने 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए थे। 1857 के विद्रोह में कानपुर में भारतीय क्रांतिकारियों का नेतृत्व नाना साहेब के साथ मिलकर किया था। कानपुर के सिपाही विद्रोह 1857 के कॉलिन कैंपबेल सेनापति ने दबा दिया था। तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंगा है तथा नाना साहेब जो बाजीराव सेकेंड के दत्तक पुत्र का मूल नाम धोंदू पंत था। नाना साहेब का मूल नाम धोंदू पंत था। ये कौन थे, तो बाजीराव सेकेंड के दत्तक पुत्र थे। निम्न में से किसने भारतीय संविधान को हिंदुओं का निकाय कहा है, हिंदुओं का निकाय। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड विस्काउंट ने। लॉर्ड विस्काउंट ने भारतीय संविधान को हिंदुओं का निकाय कहा है। विंस्टन चर्चिल के अनुसार संविधान सभा ने भारत के केवल एक बड़े समुदाय को प्रतिनिधित्व किया है। ग्रेनविल ऑस्टिन के अनुसार संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है। सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है, और इसका आंसर हो जाएगा ए, वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु एवं सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर है। 1 जुलाई 2017 को देश में GST वस्तु एवं सेवा कर को लागू किया गया है, जिसमें केंद्र एवं राज्यों के 17 अप्रत्यक्ष कर और 23 उपकर को समाहित किया गया है। 101वीं संविधान संशोधन अधिनियम के तहत वस्तु एवं सेवा कर शुरू किया गया, कितने 101वीं संविधान संशोधन के द्वारा। निम्नलिखित में कौन सी पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित नहीं है, मेघालय में स्थित नहीं, इनमें से कौन सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जाबड़ी। गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ियाँ हैं वो मेघालय में स्थित है। जाबड़ी पहाड़ियाँ की श्रेणी पूर्वी घाट की बड़ी श्रेणियों में से एक है। यह उत्तरी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में कौन सा महासागर दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंद महासागर। हिंद महासागर जो है वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। हिंद महासागर प्रशांत एवं अटलांटिक की तुलना में बेहद छोटा एवं कम औसत गहराई है। अगला है भारत के उत्तरी मैदान में पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित है।
भारत के उत्तरी मैदान, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जलोढ़ मिट्टी से। भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरह से जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। इसके अतिरिक्त तटीय मैदान एवं प्रायद्वीपीय भारत की नदी, बेसिन और डेल्टाई भागों में भी यह मृदा पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि कौन सा सकल घरेलू उत्पाद में शामिल होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंतिम वस्तुओं की विक्रय। अंतिम वस्तुओं को बिक्री सकल घरेलू उत्पाद में शामिल होता है। सकल घरेलू उत्पाद किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वित्त वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है। भारत में एक वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा डी, सार्वजनिक परिवहन। व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए सार्वजनिक परिवहन महत्वपूर्ण नहीं है। व्यक्ति के स्वास्थ्य अनेक कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें दिनचर्या अति महत्वपूर्ण कारक है। स्वच्छता का स्वास्थ्य से प्रत्यक्ष संबंध है। स्वतंत्र भारत में देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष की गई। आंसर हो जाएगा बी, 1948 ईस्वी में घोषणा किया गया था। 6 अप्रैल 1948 ईस्वी को तत्कालिक केंद्रीय उद्योग मंत्री डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी द्वारा किया गया था प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा। और द्वितीय औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुआ था, तो 30 अप्रैल 1956 ईस्वी को किया गया था। अगला है, भू राजस्व के लिए स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था, और इसका आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया था भू राजस्व के लिए स्थायी बंदोबस्त। और कब लागू किया गया था, तो ये 1793 ईस्वी में लागू किया गया था। अस्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को भूस्वामी मानकर उनके साथ भूमि की बंदोबस्ती की गई थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में किसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, वित्त आयोग। वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो अर्धन्यायिक कार्य करता है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्तियां राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के निम्न शासकों में से किसकी मृत्यु घोड़ा से गिरकर हुई थी। किसकी मृत्यु घोड़ा से गिरकर हुई थी, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कुतुबुद्दीन ऐबक का। 1210 में लाहौर में चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। जनवरी 1556 में दीनपनाह भवन की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। और 22 जनवरी 1666 में आगरा में बंदी जीवन में शाहजहां की मृत्यु हो गई थी। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या अल्लाउद्दीन खिलजी ने करवा दिया था। बलबन का आरोप है कि सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद की हत्या करवा दिया। बलबन पर आरोप है कि सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद की हत्या करवा दिया गया। अगला प्रश्न है, किसी कार्यालय में कुल कर्मचारियों का 5/8 भाग जो है वो पुरुष कर्मचारी हैं, अब तथा पुरुष कर्मचारी का 2/3 भाग जो है वो स्नातक है। तो महिला कर्मचारियों का 4/5 भाग स्नातक है। तो बताइए कार्यालय में कुल कर्मचारियों का कितना भाग स्नातक नहीं है। तो सबसे पहले निकालिए महिला कर्मचारी कितने हैं। महिला कर्मचारी तो जो जितना पुरुष है वो घटा देंगे 1 से, तो वो आ जाएगा, तो 1 - 5/8 बराबर हो जाएगा 3/8। अब कह रहा है महिला में जो है कितना है, मेल में वो 5/8 में 2/3 जो है वो क्या है, वो स्नातक है, यानी 5/12। और महिलाओं में 3/8 में कितना 4/5 है जो स्नातक है, यानी 3/10 हो जाएगा। तो स्नातक कर्मचारी कितने हो गए, स्नातक कर्मचारी हो गए 5/12 + 3/10 बराबर, इसे सोल्व करेंगे तो 43/60 आएगा। तो गैर स्नातक कितना हो जाएगा, तो 1 - 43/60 बराबर 17/60 आंसर हो जाएंगे जो गैर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न 1.1/2 + 11/11.1/2 + 111.1/2 + 1111.1/2 बराबर है किसके। तो अगर इसमें से हमें कॉमन ले लेते हैं, आइए कॉमन लेते हैं क्या, तो सबसे पहले कॉमन लेते हैं 1 + 11 + 111 + 1111 प्लस क्या हो जाएगा 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2, इस तरह लिख सकते हैं इसे। और इसे जब सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1234 + 2 यानी 1236। अगला प्रश्न है √2 √2 कितने हैं। यहाँ पर n बराबर जो दिया हुआ है 5 है। तो एक फार्मूला जो हमारे पास होता है कि जितना हमारे पास दिया हुआ है कितना 2 दिया है, और उसके जो पावर कितना हो जाएगा 2 के पावर n - 1/2 के पावर n हो जाएगा। तो जब इसे लिखेंगे तो 2 के पावर कितना हो जाएगा 32 - 1/32, तो हो जाएगा 2 के पावर 31/32। आंसर हो जाएगा हमारा सी। 2 पूर्णांकों जिनका गुणनफल 24 है के योगफल का न्यूनतम मान निम्नलिखित में से क्या होगा। 2 पूर्णांकों जिनका गुणनफल 24 है के योगफल का न्यूनतम मान निम्नलिखित में से क्या होगा। x बाई बराबर क्या है 24 है, और x बाई को अगर हम देखते हैं गुणनफल 1 × 24
2 गुना 12 हो सकता है, 3 गुना 8 हो सकता है, 4 गुना 6 हो सकता है। तो एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा का न्यूनतम मान? तो न्यूनतम मान जो हमारे पास है वो है सबसे 4 और 6 का, 4 + 6 = 10। आंसर हो जाएगा डी। जब 127 के पावर 97 प्लस 97 के पावर 97 को 32 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या आएगा? चलिए इसे सोल्व करते हैं। 127 के 97 प्लस 97 के पावर 97 को हम क्या लिख सकते हैं? तो इसे लिख सकते हैं 128 - 1 के पावर 97 प्लस इसे लिख सकते हैं 97 को 96 + 1 के पावर 97। और 128 - 1 के पावर 97 को 32 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल जो होगा वो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा -1 के पावर 97। तो हो जाएगा कितना? -1। और 96 + 1 के पावर 97 को 32 से विभाजित करते हैं तो प्राप्त शेषफल क्या हो जाएगा? 1 के पावर 97 यानी 1 हो जाएगा। तो अभिष्ट शेषफल जो हो जाएगा, अभिष्ट जो हमारे पास शेषफल आ गया वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 1 + 1। लेकिन ये 1 जो है -1 है, -1 + 1 = 0। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जो आंसर होगा हमारे पास वो हो जाएगा डी, ऑप्शन डी 0 हो जाएगा। क्या कर दिया कि 127 को -1 करके फिर पावर कर दिया। जब 32 से विभाजित करेंगे तो इसमें -1 ही आएगा। अगला है 3/16, 5/12, 7/18 का GCD है। GCD का मतलब होता है क्या? SCF। क्या होता है? मासा होता है, मासा होता है। तो अगर मासा निकालते हैं तो 3, 5, 7 का मासा निकालिए और नीचे वाला हर को 16, 12, 18 को लसा निकालिए। क्या निकालिए? लसा निकालिए। तो हमारे पास होगा ऊपर वाला के 1 और नीचे वाला के 144। आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, 1/144। 10 संख्याओं का औसत 89 है। यदि एक संख्या 82 के बदले 28 ले लिया गया तो बताइए वास्तविक औसत कितना है? तो योग में कमी कितना हो रहा है? तो 82 - 28 बराबर क्या हो जाएगा? 54। तो वास्तविक परिणाम बराबर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 89 + 54/10 बराबर 89 + 5.4 हो जाएगा 94.4। आंसर हमारे पास आ जाएगा सी। किसी शहर की वर्तमान आबादी 16,000 है जिसमें प्रतिवर्ष 5% की दर वृद्धि होती है। 3 वर्ष बाद शहर की आबादी कितनी हो जाएगी? तो सीधी सी चक्रवृद्धि ब्याज निकाल देना है 3 वर्ष का। तो हो जाएगा 16,000 गुना 100 + 5/100 के होल क्यूब। ये हो जाएगा 16,000 गुना 105/100 के होल क्यूब। तो हो जाएगा 16,000 गुना 9261/8000 बराबर हो जाएगा 18,522। आंसर हमारे पास आ जाएगा कितना? तो वो हो जाएगा बी। राम कुमार ने 41,000 में 2 LED टीवी सेट खरीदे हैं। उसमें से एक को 20% लाभ पर बेचने पर, दूसरे को 15% की हानि पर बेचने पर उसने पाया कि दोनों टीवी सेटों का विक्रय मूल्य समान है। उसका कुल लाभ अथवा हानि क्या होगा? तो आइए देखते हैं। माना कि विक्रय मूल्य कितना है? माना कि विक्रय मूल्य जो है वो x है। 20% लाभ पर विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य वो हो जाएगा x गुना 120/100 हो जाएगा। और 15% की हानि पे क्या विक्रय मूल्य हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 4100 जो टोटल है, 41,000 टोटल है, उसमें से x घटा देंगे, उतने पे हानि हो जाएगा कितना? 85/100 हो जाएगा। जब इसे हम सोल्व करेंगे तो क्या होता है कि दोनों का मूल्य जो है वो समान है। तो 120x निकाले थे बटा 100, यहाँ पर जो हम निकाले थे 120x बटा 100 बराबर है कितना? 41,000 माइनस x के 85/100 से। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो वो हो जाएगा 17,000 रुपया। अब क्या है कि विक्रय मूल्य जो हमारे पास है वो 17,000 आ गया। तो 17,000 गुना 120/100 क्या होगा? प्लस 41,000 माइनस 17,000 गुना कितना हो जाएगा? 85/100। तो हमारे पास कितना, जब इसे सोल्व करेंगे तो 20,400 प्लस 20,400 आएगा, हो जाएगा 40,800। तो हानि बराबर कितना आ जाएगा? हानि बराबर आ जाएगा 41,000 माइनस 40,800 कितना आ गया? 200 रुपया के हानि हो जा रहा है। आंसर हमारे पास हो जाएगा ये। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है लेकिन आसान प्रश्न है, इसे एक बार फिर से अच्छे से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। आंसर हो जाएगा ए।
अगला प्रश्न है कि जब x को 6, 12, 18, 28 में से प्रत्येक में जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त होने वाली संख्या एक समानुपात में होती है। तो 5x - 8 अनुपात x + 4 का मान क्या होगा? आइए इसे सोल्व करते हैं। 6 + x अनुपात 12 + x समानुपात क्या हो जाएगा? 18 + x और ये हो जाएगा, ये कितना? तो ये हो जाएगा 28 + x हो जाएगा। जब इसे हम सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 6 + x अनुपात 28 + x बराबर हो जाएगा कितना? तो 12 + x गुना 18 + x। तिरछे तिरछे गुना कर दिए गए हैं। तो इसके बाद अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 168 + x² + 34x बराबर हो जाएगा कितना? 216 + x² + 30x। आगे और सोल्व करेंगे तो 4x बराबर हो जाएगा 216 - 168 बराबर कितना हो जाएगा? 48। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 12 हमारे पास आ जाएगा। अब जब इसे रख देंगे किसमें? तो 5x - 8 अनुपात x + 4 में, तो जो हमारा मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 13:4। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि प्राकृतिक कृत्रिम कपास उसके बाद क्या होगा? आंसर हो जाएगा बी, नायलॉन। जिस प्रकार प्राकृतिक का विलोम कृत्रिम होता है उसी प्रकार कपास एक प्राकृतिक रेशा है तथा नायलॉन एक कृत्रिम जो क्या है वो है रेशा है। अब आइए देखते हैं प्रिंटिंग को इस तरह लिखा गया है, प्रोटोकॉल को किस तरह लिखा जाएगा। तो आइए देखते हैं किस तरह ये लिखा गया है। तो सिंपल सी क्या किया है, यहाँ है आर और पी है, आर को इधर ले गया, पी को इधर ले गया, हर दो दो अक्षर पे क्रॉसिंग कर दिया गया है, दो दो अक्षर पे। उसी तरह अगर पी आर यहाँ पर है तो आर हो जाएगा, पी हो जाएगा, पहले टी होगा, ओ होगा, फिर सी होगा, ओ होगा, एल होगा, ओ होगा। तो आंसर हमारा जो कौन आ जाएगा वो हो जाएगा डी। शाम के 6:51 PM पर घड़ी में घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच बने दो कोनों में से छोटे कोण का माप क्या होगा? ये में है। तो एक ट्रिक है, 30 गुना घंटा -11/2 × मिनट का आ जाएगा 30 गुना 6 -11/2 गुना 51 हो जाएगा कितना? 180 - 280.5 बराबर हो जाएगा 100.5 डिग्री। आंसर हो जाएगा बी। नीचे एक कथन है, उसके बाद विकल्पों में 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। बताएं कि कौन से निष्कर्ष दिए गए कथन के आधार पर सत्य है। इसका जो हमारे पास आ जाएगा वो देखना है कि विकल्प ए है एस ग्रेटर देन, ये असत्य है। ये भी विकल्प ए ग्रेटर देन असत्य है। अगर हम सी को देखते हैं, ए ग्रेटर देन एफ बिल्कुल है, तो ये सत्य है। डी में एफ ग्रेटर देन, ये असत्य है, क्योंकि यहाँ बराबर बराबर है। तो ये देखिए यहाँ पर से ए ग्रेटर देन एफ हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 6 डॉक्टर के एल एम एन ओ और पी एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं, सभी का मुख उत्तर दिशा की है। एन और एल के बीच में केवल ओ बैठे हुए हैं। एन और एल के बीच में क्या है? ओ बैठे हुए हैं। एल और के बीच में केवल जो है केवल ओ बैठा है। किसके बीच में? एल और के एल और के बीच में केवल ओ बैठे, वो तो ऑलरेडी बैठे, तो यहाँ पर हो जाएगा पी बैठे होंगे। एल और के बीच में पी बैठे हुए हैं। के एम के दाईं ओर 5वें स्थान पर बैठे हुए हैं। के एम के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा हुआ है? तो हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, एन। इस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है। आंसर हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है। प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन पंजाब राज्य करता है। गेहूं रबी फसल है जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा मार्च अप्रैल में काटा जाता है। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम है। विश्व का मुख्य खाद्य फसल क्या है? वो है गेहूं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव का पर्यवेक्षण करने की शक्ति देता है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, 324। 324 चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव का पर्यवेक्षण करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 214 में राज्यों में उच्च न्यायालय के गठन का उल्लेख है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते के संशोधित संस्करणों को दोनों देशों और भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत अंगीकृत किया गया था? आंसर हो जाएगा बी, 100वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2015। भारत में बैंकिंग विनियमन अधिनियम कब में पारित किया गया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1949 में। भारत में बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 में पारित किया गया था। भारतीय बैंकिंग अधिनियम 1949 भारत में सभी बैंकिंग फर्मों को नियंत्रित करता है।
यह अधिनियम 16 मार्च 1949 को लागू हुआ था, 16 मार्च 1949 को। वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित की गई थी? वुड ब्लॉक छपाई, आंसर हो जाएगा डी, चीन में। मार्च 1816 ईस्वी में अंग्रेजों एवं गोरखों के बीच सुगौली की संधि के द्वारा आंग्ला नेपाल युद्ध की समाप्ति हुई थी। सुगौली की संधि से भारत को कुमाई, अल्मोड़ा, गढ़वाल, देहरादून, रानीखेत, नैनीताल और शिमला जैसे स्थान मिले तथा सिक्किम को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया था। अगला है, चीन पर शासन करने वाला अंतिम राजवंश कौन था और चीन गणराज्य की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, किंग राजवंश 1911 में हुई थी। वर्ष 1905 में सन्यास सेन ने तुंगमेंग दल की स्थापना की, जिसका उद्देश्य चीन में किंग राजवंश मंचू वंश के शासन को समाप्त करना था। आबू धाबी किस देश की राजधानी है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है आबू धाबी। संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा यूएई दिरहम है। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? और कथन जो सही है उसमें से सही उत्तर चुनिए। चलिए अगला देखते हैं कि इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है, बिल्कुल। इनमें शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है, गलत। आंसर हो जाएगा केवल एक। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हैराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था। कब से कब तक चला था? 1951 से 1956 ईस्वी तक चला था। और प्रथम योजना के अंतर्गत मुख्य प्राथमिकता कृषि एवं सिंचाई था। भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसका संस्था को प्रतिस्थापित करने के लिए की है? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, योजना आयोग। भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग संस्था को प्रतिस्थापित करने के लिए की गई और ये 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था। नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। और केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पर 15 मार्च 1950 को गठित किया गया था योजना आयोग को, जो एक संविधान पर परामर्शदात्री निकाय था। किस समिति की सिफारिश पर ग्राम पंचायतों को संवैधानिक संस्था का दर्जा प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा बी, सिंधवी समिति का। सिंधवी समिति के सिफारिश पर ग्राम पंचायतों की संवैधानिक संस्था का दर्जा दिया गया था। यह सिफारिश कब हुआ? 1986 में किया गया था। केंद्र सरकार ने लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में कितना प्रतिशत की वृद्धि की है जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था में गतिशीलता में वृद्धि हो? आंसर हो जाएगा डी, 0.3% तक की वृद्धि की है। ब्रेल प्रणाली इनमें से किस पर आधारित है? ब्रेल प्रणाली, सही आंसर हो जाएगा डी, बिंदुओं पर आधारित है ब्रेल प्रणाली। ब्रेल पद्धति एक तरह की लिपि है जिसका आविष्कार 1821 ईस्वी में फ्रांसीसी लेखक लुई ब्रेल ने किया था। ब्रेल लिपि में प्रत्येक आयताकार सेल खंड में 6 बिंदु डॉट्स होते हैं। इन बिंदुओं से अलग अलग आकार में 64 अक्षरों को बनाया जाता है। ब्रेल लिपि में विश्व 1824 ईस्वी में परिचित हुआ। 4 जनवरी को लुई ब्रेल दिवस मनाया जाता है। भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी का नाम क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वंदे भारत एक्सप्रेस। भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस है। और भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी मुंबई से थाने 16 अप्रैल 1853 को चलाया गया था। कितने? 34 किलोमीटर तक। अगला प्रश्न है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ है? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इस संगठन की स्थापना कब हुआ था? तो 1967 ईस्वी में हुआ था। और वर्तमान में 191 देश इस संगठन में शामिल है। भारत भी इस संगठन का सदस्य देश है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित 4 पद में से 3 किसी प्रकार एक समान है और एक जो है वो क्या है? असमान है। असमान पद का चयन करना है। आइए देखते हैं। 56 - 26 करते हैं तो 30 आता है। और 101 - 65 करते हैं तो 36 आता है। 37 - 17 करते हैं तो 20 आता है। और ये 82 - 49 करते हैं क्या आता है? 33 आता है। तो यहाँ पे निकल रहा है कि विकल्प डी का अंतर एक विषम संख्या, जबकि अन्य सभी विकल्प का अंतर जो है वो सम है। 56 - 26 कितना हो जा रहा है? 30 आ रहा है। ये भी सम, ये भी सम और ये भी सम, और ये विषम है। तो आंसर हमारा पास आ जाएगा डी। अगले प्रश्न पे देखते हैं। एफ से जी गया +1 है और जी से ई गया -2 है। अगर एन से ओ गया है तो ये +1 है और ओ से आर गया है +3 है, -2 नहीं है। इसमें देखते हैं 22 से जेड जो है वो +1 है और जेड से एक्स -2 है। यानी हमारा अंतर कौन आ रहा है? तो वो आ रहा है बी नंबर। रेडियम, सोडियम, यूरेनियम, थोरियम, आंसर हो जाएगा बी, सोडियम। सोडियम एक क्षार धातु है, अन्य सभी रेडियो सक्रिय तत्व है। किसी कूट भाषा में पेंटर को इस तरह लिखा जाता है तो राइटर को क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पर क्या किया गया है आप देख सकते हैं, PAINTER
STER है और यहाँ पर है SCLPWGU है। P से जो हमारे पास है वो S आया है, P से S कितना है तो +3 है। और A से हमारे पास C गया है, A से C गया +2 है। I से L गया है कितना है +3 है। N से P गया है +2 है। यानी हमारे पास सीरीज जो चल रहा है वो कितना के +3 +2 +3 का। उसी तरह अगर राइटर में चलाएंगे W से +3 करेंगे तो हमारे पास आएगा वो होगा Z, और R के +2 करेंगे हमारे पास तो क्या आ जाएगा, तो R को +2 करेंगे तो T आ जाएगा। तो ZT आंसर हमारे पास हो जाएगा B। निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 अक्षर समूह किसी प्रकार से एक समान है, एक असमान है। असमान अक्षर समूह में इनमें से कौन है ये देखना है। H के विपरीत S है, Y के विपरीत B है, और यहाँ पर देखते हैं D के विपरीत जो है W है, और K के +4 है, ये विपरीत नहीं है। आंसर हमारा B मिल जा रहा है। चलिए असमान युग्म इसमें से कौन सा है, आइए देखते हैं। 234 भागा अगर 13 करते हैं तो 18 आता है, 126 भागा 7 करते हैं तो 18 आता है, और 164 भागा 9 करते हैं तो 18.2 आता है। यानी हमारे पास आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा D। 82 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा, तो 82 नंबर प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा D। आप इसे सोल्व कर लीजिएगा, ये सब प्रश्न काफ़ी ईजी होता है। एक निश्चित कूट भाषा में गोल को 3671 और हंट को 4985 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में हैंग को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो डायरेक्टली जिसका जो स्थानीय मान है आप एक बार देख लीजिए। A को 7, L को 8 इस तरह है, और H का क्या है तो 4 है, A का क्या यहाँ पर है तो 7 है, N के अगर हम देखते हैं तो 8 है, और G का क्या है तो वो है 3 है। 47 83 हो जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा D। चलिए एक अक्षरों को प्रयोग करके कौन नहीं बनाया जा सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा B नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि मूल शब्द में A अक्षर मौजूद नहीं है। यहाँ पर A है लेकिन इसमें कहीं भी A नहीं है। एक कूट भाषा में लंदन को इस तरह लिखा गया है, तो उसी कूट भाषा में फ्रांस को किस तरह लिखा जाएगा। L का कितना होता है 12 होता है, 12 को क्या लिखा है 12 गुना 2 कर दिया है, यानी 24 लिख दिया है। O का कितना होता है 15 होता है, और 15 गुना 2 कर दिया गया है 30 है, यानी जो भी स्थानीय मान होगा उसमें से 2 से गुना कर दिया है। F का स्थानीय मान होगा 6, और 6 गुना 2 कर देगा 12 हो जाएगा। R का स्थानीय मान 18 होगा, 18 गुना 2 कर देगा ये 36 होगा। अगर इसी तरह अगर हम देखते हैं तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा C। चलिए ट्रम्पेट को इस तरह रूप में लिख रहे हैं, इसको इस तरह, तो बसून को किस प्रकार लिखा जाएगा ये हमें देखना है। तो आइए देखते हैं TRUMPET, नीचे क्या लिखा हुआ है TRMUEPT है। यहाँ पर देखिए T को क्या है डायरेक्टली लिखा है, R को भी डायरेक्टली लिखा है, लेकिन U को यहाँ लिख दिया है और M को यहाँ कर दिया है, E को यहाँ कर दिया है, P को यहाँ कर दिया है, लास्ट वाला T को भी यही कर दिया गया है। अगर उसी तरह अगर हम देखें सभी में तो बस उनको होगा B तो डायरेक्ट लिखा जाएगा, A को भी डायरेक्ट लिख देंगे, और डबल S है यानी एक इधर इधर हो जाएगा तो ये SS हो जाएगा, यानी BASS हो जाएगा। उसके बाद OO है, फिर OO लिख देंगे क्योंकि ये भी अपोजिट बराबर ही होगा। N लास्ट में है तो इसको N उतार देंगे, आंसर हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा क्या हो जाएगा B, सेम ही आ जाएगा। उस विकल्प का चयन करें जो आकृति में प्रश्नवाचक के स्थान पर रखे जाने के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त है। तो इसका क्या हो जाएगा आइए देखते हैं। 144 के अगर हम रूट करते हैं प्लस क्या करते हैं √49 प्लस √36 तो बराबर हो जाएगा हमारे पास कितना 144 के 12 प्लस 7 प्लस 6 25 हो जा रहा है, यानी हमारा ये अक्षर मिल जा रहा है। उसी तरह अगर हम करेंगे कितना के √961 के इसे भी अंडर रूट में करेंगे और 121 के करेंगे तो सभी को अगर जोड़ेंगे तो ये 31 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, 11 जोड़ के हमारा 58 आ रहा है। उसी तरह हम करेंगे कितना हो जाएगा √529 प्लस √196 प्लस x के अंडर रूट बराबर हो जाएगा हमें क्या है 42 मिलना चाहिए। तो क्या होता है ये जब इसे सोल्व करेंगे तो 23 होगा प्लस 14 प्लस x यहाँ पर क्या रखे √x बराबर 42, तो हमारे पास जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा तो √x बराबर हो जाएगा कितना 5, तो x बराबर n² में हो जाएगा 25 हो जाएगा। आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा B। अगले प्रश्न पे चलते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो आकृति में प्रश्नवाचक के स्थान पर रखे जाने के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त है।
तो 15 + 75, 15 + 75 बराबर हो जा रहा है 90, 18 + 90 108 हो रहा है, 21 105 क्या हो जाएगा 126। सही आंसर हो जाएगा बी। 4 आकृतियाँ में एक निश्चित समान है, एक भिन्न है, आकृति का चयन कीजिए, आंसर हो जाएगा डी। कर्नाटक भारत एशिया में कौन सही हो जाएगा, तो ये एशिया है जो सबसे बड़ा है, और ये जो हो जाएगा वो भारत, एशिया के अंदर ही भारत है, और भारत के अंदर क्या है वो है कर्नाटक। आंसर हो जाएगा डी। लोक नृत्य और राज्यों के युग में कौन सा एक सुमेलित नहीं है, ये बताना है। ये हो जाएगा झूमर, हरियाणा का। झूमर लोक नृत्य जो है हरियाणा से सुमेलित नहीं है, सही है। झूमर जो है वो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का नृत्य है। झूमर अति प्राचीन लोक नृत्य है। कजरी उत्तर प्रदेश के, तमाशा महाराष्ट्र के, बाउल पश्चिम बंगाल के। अपने मोबाइल फ़ोन के ना पहुंच पाने, एक्सेस खोने का डर कहलाता है, क्या कहलाता है, आंसर हो जाएगा ए नोमोफोबिया। क्या कहलाता है, नोमोफोबिया। सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र था, कौन था, सही आंसर हो जाएगा डी पाथेर पंचाली। तब पथेर पंचाली, पथेर पंचाली सत्यजीत रे के चर्चित फिल्म में से एक है। सत्यजीत रे पश्चिम बंगाल के फिल्म जगत के प्रसिद्ध निर्देशक थे। 1992 में विशेष ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था इन्हें। दीपा कर्माकर किस खेल से जुड़ी हुई है, आंसर हो जाएगा सी जिम्नास्ट से है। किसे, जिम्नास्ट से है। ओलंपिक में भाग लेने वाली वे पहली भारतीय महिला जिम्नास्टिक है। दीपा कर्माकर ने 2016 में रियो ओलंपिक में पहली बार भाग ली थी। कहाँ की है, तो वो त्रिपुरा की है। धर्म चक्र प्रवर्तन नामक बौद्ध आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सारनाथ में किया गया था। उरुबेला से बुद्ध सारनाथ आए, यहाँ पर 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिए, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किन युग्म की एक ही एसआई इकाई है, और इसका आंसर हो जाएगा सी कार्य और बल, ऊर्जा का। कार्य और ऊर्जा का एक ही एसआई इकाई है, और वो इकाई क्या है, तो वो इकाई है जो वो है जूल। निम्न में से कौन सा ठोस विद्युत का चालक नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा I2 और क्या हो जाएगा H2O। आंसर हमारे पास हो जाएगा सी I2 तथा H2O ठोस विद्युत का कुचालक है। I2 एक अध्रुवीय आणविक ठोस है अतः विद्युत का कुचालक होता है। H2O अणु आपस में हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं अतः अनायनिक प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार जल ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है। लेड PB विद्युत का कुचालक है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा कथन द्वितीयक मेमोरी के बारे में गलत है, आंसर हो जाएगा बी यह एक अस्थिर मेमोरी है, ये गलत है। द्वितीयक मेमोरी एक अस्थिर मेमोरी है, द्वितीयक मेमोरी के बारे में ये गलत है। द्वितीयक मेमोरी की विशेषता है कि बैकअप मेमोरी के रूप में जाना जाता है। कंप्यूटर द्वितीयक मेमोरी के बिना चल सकता है। द्वितीयक मेमोरी बिजली न होने पर भी डेटा स्थायी रूप से संग्रहित होता है। सेकेंडरी मेमोरी उपकरण को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर आसानी से प्रयोग में लिया जा सकता है। सेकेंडरी मेमोरी में अधिक मात्रा में डाटा, प्रोग्राम व सूचनाओं को संग्रहित किया जा सकता है। लेड का रासायनिक प्रतीक क्या है, आंसर हो जाएगा ए PB है। और Mn किसका है, तो ये है मैग्नीज का। और Fe किसका है, तो वो होता है आयरन का। और Zn जो होता है वो किसका होता है, जिंक का। रक्त समूहों की खोज किसने की थी, और इसका आंसर हो जाएगा सी कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। स्टेथोस्कोप का खोज किसने किया था, तो स्टेथोस्कोप को लेनेक ने किया था। और टीबी चिकित्सा के रॉबर्ट कोच ने। भारतीय भौतिक विज्ञानी सत्येंद्र नाथ बोस द्वारा दिए गए क्वांटम फार्मूला के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने किस वर्ष में पदार्थ की एक नई अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का अनुमान लगाया था, इसका आंसर हो जाएगा डी 1924 ईस्वी में पदार्थ की एक नई अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का अनुमान लगाया था। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को पदार्थ की 5वीं अवस्था कहा जाता है। पदार्थ की 5वीं अवस्था का नामकरण SN बोस एवं अल्बर्ट आइंस्टीन के सम्मान में किया गया है। गूगल सर्च इंजन में करंट पेज रीलोड करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है, आंसर हो जाएगा सी F5 का। किसे, F5 का किया जाता है। F1 का फंक्शन है हेल्प के ऑप्शन को ओपन करने के लिए। F2 है एड्रेस को चेंज या एडिट करने के लिए। F3 है टेक्स्ट को ढूंढने के लिए। और F6 है एड्रेस बार को सिलेक्ट करने के लिए है। अगला है, रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को खाली स्थान नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है, आंसर हो जाएगा बी क्यूरी में। रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को क्यूरी नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। रेडियो सक्रियता की एसआई क्या होता है, तो वो होता है बैकुरल। क्या होता है, बैकुरल होता है। और एक बैकुरल बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, तो एक विघटन पर सेकेंड हो जाएगा।
अगला है सरल रेखीय पथ की अनुदिश त्वरित गति से गतिमान किसी पिंड के लिए नीचे दिए गए कथनों में कौन सा सही नहीं है। आंसर हो जाएगा सी, यह सदैव पृथ्वी से दूर जाता है। सरल रेखीय पथ के अनुदिश त्वरित गति से गतिमान किसी पिंड के लिए यह आवश्यक नहीं है कि यह सदैव पृथ्वी से दूर जाता है। इनमें से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं। और इसका आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा ए, एकाइनोडर्मेटा। क्या हो जाएगा? एकाइनोडर्मेटा संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशेष समुद्री जीव होते हैं। एकाइनोडर्मेटा का शरीर लाल, नालबत या तारे सदृश त्रिस्तरीय खंडविहीन होता है। दिए गए बेन आरेख के सर्कस के कलाकारों को दर्शाता है। त्रिभुज जोकरों को, वृत्तकला बाजों को, आयत पुरुषों को और वर्ग रिंग मास्टर को दर्शाता है। आरेख में दी गई संख्याओं को से विशेष श्रेणी के व्यक्तियों की संख्या को दर्शाता है कि कितने पुरुष जोकर रिंग मास्टर भी है लेकिन कलाबाज नहीं है। और इसका आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो वो ये 17 वाले हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा सी। एक ही पासे के 3 भिन्न स्थितियाँ दर्शाया गया। संख्या 6 के विपरीत फलक कौन सी संख्या होगा, हमें ये देखना है। तो जब एक ही पासे की 2 स्थितियों में एक फलक एक समान हो तो समान फलक को क्लॉकवाइज घूमने पर विपरीत फलक ज्ञात होगा। तो स्थिति 1 में क्या समान है? तो यहाँ पर देखिए 3 समान है, 3 समान है। इधर से क्लॉकवाइज घूम जाएगा और इधर से क्लॉकवाइज घूम जाएगा। तो ये होगा पहला में 3 4 6, दूसरा स्थिति में हो जाएगा 3 2 5। पूछ रहा है कितना? 6 के विपरीत। तो 6 के विपरीत कौन सा आ गया? तो ये आ गया 6 5। आंसर हो जाएगा हमारे पास, आंसर जो है वो डी 5। नीना सुबह सूर्य की विपरीत दिशा में साइकिल चलाना शुरू करती है और फिर बाईं ओर मुड़ती है। यानी वो पश्चिम जा रही है, बाईं ओर मुड़ती है और 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 1 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद वह फिर बाईं ओर मुड़ती है। अब वह किस दिशा के सम्मुख चल रही है? तो ये हो जाएगा पूर्व दिशा के। आंसर हमारे पास आ जाएगा ए। 29 मार्च 2020 का कौन सा दिन होगा? 29 मार्च 2020 का। तो आइए देखते हैं। 2019 तक लीप वर्षों की संख्या जो हमारे पास आता है वो 4 गुना कितना? 2004, 2008, 2012, 2016। 2019 तक साधारण वर्षों की संख्या कितना हो जाएगा? 15। 2020 के विषम दिनों की संख्या कितना हो जाएगा? 15 प्लस लीप कितना होगा? 4 गुना 2 8 बराबर कितना हो जाएगा टोटल? तो ये हो जाएगा 23। तो जनवरी 2020 में विषम दिनों की संख्या कितना हो जाएगा? 31/7 बराबर 3। फरवरी 2020 में विषम दिनों की संख्या कितना हो जाएगा? 29/7 बराबर हो जाएगा 1। 29 मार्च 2020 तक विषम दिनों की संख्या टोटल अगर जोड़ते हैं तो 23 + 3 + 1 + 29 बराबर कितना हो जाएगा? 56। उसे 7 से डिवाइड कर दें तो 0 आ जाए। यानी 29 मार्च 2020 का जो क्या होगा वो होगा रविवार होगा। क्योंकि रविवार को हम क्या मानते हैं कोड में? इसको 0 मानते हैं। सोमवार को क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। इसी तरह शनिवार तक हम लोग मानते हैं। आंसर हमारे पास हो जाएगा ए, रविवार। अक्षरों के सही संयोजन को चयन करें जिन्हें क्रमिक रूप से दी गई अक्षर श्रेणी में रिक्त स्थानों पर रखने पर श्रेणी पूर्ण हो जाएगी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। 111 का अगर प्रश्न की आंसर की बात करते हैं तो वो हो जाएगा डी। 112 नंबर प्रश्न ब्लड रिलेशन का है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, पत्नी का। 113 नंबर के प्रश्न की बात करते हैं तो फिगर वाला है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। चलिए 114 में कह रहा है कि एक पद लुप्त है, लुप्त पद को पूरा करना है। आइए देखते हैं ये किस तरह अरेंज किया गया है। 2 से 3 गया +1 है, 3 से 5 गया +2 है, 5 से 9 गया है यानी +4 है, 9 से 17 गया +8 है। अब क्या हो जाएगा? +16 हो जाएगा। तो यानी कितना हो जाएगा? 32 1 33। आंसर हमारे पास आ जाएगा 33। 7 12 22 42। 7 गुना 2 -2 बराबर 14 -2 बराबर 12। इस तरह किया गया है। अगर अगला को देखते हैं 12 गुना 2 -2 24 -2 बराबर 22 ये किया गया। उसी तरह 22 गुना 2 44 हो जाएगा, -2 किया गया 42। 42 को 2 से हम गुना करेंगे -2 करेंगे तो हो जाएगा 82। 82 को गुना 2 -2 करेंगे तो हो जाएगा 162। आंसर हमारे पास हो जाएगा बी। दिए गए संख्या के उपयुक्त अनुक्रम को फर्स्ट पद और सेकेंड पद, थर्ड और फोर्थ के साथ इसी तरह बदलता है तो वहाँ कितने 8 हैं जो उनके बाएं और साथ ही उनके दाहिने नंबर से विभाजित है। तो आइए इसे किस तरह, अगर प्रश्न के अनुसार स्थान में परिवर्तन करते हैं तो क्या हमारे पास आ जाता है? तो वो हो जाता है 7 6 8 4 8 5 4 8 3 8 5 2 6 8 8 7 8 3 हो जाएगा। तो जब इस प्रकार एक भी ऐसा 8 नहीं है जिसके दाएं और साथ ही बाएं वाले संख्या में विभाजित हो रहा है तो आंसर हमारे पास जो आ जा रहा है वो क्या आ जा रहा है? ए 0। किसी कक्षा के विद्यार्थियों की एक पंक्ति में राज दोनों सिरों से 16वें स्थान पर, उस पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं?
अगर एक पंक्ति में है, यहाँ पर ये 16वें स्थान पे इधर से भी है, यानी 15 इधर है तभी 16वां है, और इधर से भी 15 होगा तभी ये 16वां, तो हो जाएगा 15, 15, 30, 1, 31। आंसर हमारे पास आ जाएगा वो है बी। कथन और धारणाएं के प्रश्न है। मुफ्त पास लेने के लिए कृपया 21 अप्रैल तक कार्यक्रम के लिए पंजीकरण कीजिए। वैध निवास प्रमाण पत्र के बिना पास जारी नहीं किया जाएगा, ये कथन है। कारण मतदाता पहचान पत्र एक वैध निवास प्रमाण पत्र है। दूसरा, पास कार्यक्रम स्थल पर खरीदे जा सकते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ये दोनों धारणाएं जो है वो निहित नहीं है। क्यों? क्योंकि दी गई कथन में मतदाता पहचान पत्र के बारे में कोई जानकारी नहीं है तथा कार्यक्रम मुफ्त पास लेने के लिए है, न कि बिक्री के लिए है। अगला है, यदि शब्द एनदर के सभी अक्षरों को वर्णक्रम क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर की स्थिति अपरिवर्तित रहेगा। तो जब इसे हम करेंगे अल्फ़ाबेटिकली तो हो जाएगा AEHNORT। इसमें सिर्फ ए है जो नहीं है, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा ए 1 को। 120 नंबर प्रश्न के जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। निम्नलिखित में कौन सा कथन सिकिल सेल एनीमिया के संबंध में उचित है? सिकिल सेल एनीमिया आंसर हो जाएगा, इसे लौह पूरक द्वारा उपचारित नहीं किया जा सकता, सही। यह एक आणविक रोग है, बिल्कुल। यह मलेरिया रोग के प्रतिरोधकता उत्पन्न करता है, बिल्कुल सही। तो आंसर हो जाएगा डी, ये सभी। सिकिल सेल एनीमिया एक आनुवंशिक विकार है। यह एनीमिया का एक वंशागत रूप है जहां आरबीसी के अर्धचंद्राकार आकृति के हो जाने के परिणाम स्वरूप हीमोग्लोबिन विकृत हो जाता है। इसे आयरन पूरक द्वारा उपचारित नहीं किया जा सकता है, किंतु यह मलेरिया के विरुद्ध प्रतिरोधकता उत्पन्न करता है। अफ्रीकी जनसंख्या में जहां मलेरिया अत्यधिक व्याप्त है, सिकिल सेल एनीमिया इसके लिए रक्षात्मक होता है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है? आंसर हो जाएगा डी, जड़त्व का नियम या शून्य त्वरण की अवस्था, या इसी से हमें क्या मिलता है? तो बल की परिभाषा मिलती है। बल की परिभाषा मिलती है, वो किससे मिलती है? न्यूटन के गति के प्रथम नियम से मिलती है। निम्नलिखित में से एक अम्ल और क्षार के बीच समानता क्या है? आंसर हो जाएगा सी, अम्ल और क्षार को जल में मिलाने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। एक मनुष्य के एक दीवार को धकेलता है तथा इसको विस्थापित नहीं कर पाता है, तो वह क्या है? इसका आंसर हो जाएगा सी, कोई कार्य नहीं किया है। क्यों? क्योंकि कार्य बराबर हमारे पास फार्मूला होता है F/S या FS cos थीटा। यहाँ पर बल जो है वो शून्य है, क्योंकि जो विस्थापन जो हमारे पास है S जो है वो शून्य है। आंसर हो जाएगा सी। इफेड्रा पौधे को किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? सही आंसर हो जाएगा डी, अनावृत बीजी। इफेड्रा पौधों को अनावृत बीजी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। अनावृत बीजी अर्थात जिम्नोस्पर्श ऐसे पौधे को कहते हैं जिनके बीज में आवरण या कवच नहीं पाया जाता है। अगला है, खाली स्थान दर्पण हमेशा वस्तु की एक ऐसी छवि निर्मित करता है जो आभासी, बड़ी और समान आकार में होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, समतल दर्पण हमेशा वस्तु की ऐसी छवि निर्मित जो आभासी, बड़ी और समान आकार। गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। गतिशील जो है वो विद्युत आवेश उत्पन्न करता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र। गतिशील विद्युत आवेश विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। चुंबकीय तीव्रता एक सदिश राशि है। अगला है, स्तनपायियों में खाली स्थान है। आंसर हो जाएगा सी, बालों के साथ ग्रंथि वाली त्वचा होती है। स्तनपायियों में बालों के साथ ग्रंथि वाली त्वचा होती है। स्तनधारी वर्ग के जंतुओं उच्चतापी एवं नियततापी होते हैं। इसका त्वचा बाल या रोम से ढका रहता है। इसकी त्वचा में सफ़ेद एवं तैल ग्रंथियाँ होती है। ये ग्रंथियाँ रूपांतरित त्वचीय ग्रंथियाँ होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड है क्या है? आंसर हो जाएगा बी, ऑक्सीकारक एवं अपचायक दोनों होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड फार्मूला क्या होता है? H2O2। ये हल्का नीला रंग का द्रव होता है, हल्का नीला रंग का है। H2O2 को ऑक्सीजनेटेड वाटर भी कहते हैं। H2O2 एक तीव्र ऑक्सीकारक है, इसी कारण वह विरंजक की भांति कार्य करता है। किसे अल्फा अल्फा के रूप में संबोधित किया जाता है? आंसर हो जाएगा ए, सटीवा का। सटीवा को अल्फा अल्फा के रूप में संबोधित किया जाता है। अल्फा अल्फा फेबिएसी कुल का एक पुष्पीय पादप है। अल्फा अल्फा का वैज्ञानिक नाम मेडिकायो सटीवा है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। महासागरीय तापीय ऊर्जा का कारण है? आंसर हो जाएगा बी, महासागर में विभिन्न स्तरों पर ताप में अंतर। महासागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण उष्मीय ऊर्जा के सिद्धांत का उपयोग करता है। यह ताप में अंतर को ऊर्जा के रूपांतरण के लिए प्रयोग करता है। इसका अर्थ यह है कि स्तर पर उपस्थित गर्म जल तथा महासागर की गहराई के ठंडे जल के तापमान में अंतर का उपयोग विद्युत उत्पादन करने में किया जाता है। लेंस की शक्ति का एसआई इकाई क्या है? आंसर हो जाएगा बी, डायोप्टर है। और लेंस की शक्ति जिसे हम क्या कहते हैं, पी होता है 1/f, लेकिन ये क्या में तो मीटर में होना चाहिए।
NaCl और NH4Cl के मिश्रण को पृथक करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऊर्ध्वपातन। NaCl और NH4Cl के मिश्रण को पृथक करने के लिए ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा उपयोग किया जा सकता है। प्राकृतिक आवास से निकालकर भिन्न जलवायु वाले आवास में कृषि पादप को उगाना कहलाता है। क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा ए, पुनर्स्थापित कहलाता है। डार्विन के जीवों के लिए प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। डार्विन के सिद्धांत 5 नियमों पर आधारित था। जीवों में अति उत्पादन की क्षमता, जीवन संघर्ष में वंशानुगत विभिन्नताएं, जीव में विभिन्नताओं के फलस्वरूप योग्यतम की उत्तरजीविता, और लास्ट 5वां था प्राकृतिक वर्णन एवं जाति निर्माण। एक्राइलोनाइट्राइल के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। एक्राइलोनाइट्राइल के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? आंसर हो जाएगा सी, ऑर्लॉन। क्या होता है? ऑर्लॉन। रेयान जो बहुलक है किसका? एक सेलुलोज का। नाइलॉन हेक्सामिथिलीन डायमीन एवं एडिपिक अम्ल का। बेकेलाइट फिनॉल एवं फॉर्मेल्डिहाइड का मिश्रण है। चलिए, दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या को चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। पहली पंक्तियाँ में है 61, 21, 185। अगर इसे हम 61 गुना 2 प्लस 21 गुना 3 करें तो 185 आ रहा है। दूसरे पंक्तियाँ में है 43 गुना 2 प्लस 26 गुना 3 करेंगे तो 164 आ रहा है। तीसरी पंक्ति में क्या होगा? 39 गुना 2 प्लस 16 गुना 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 126। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए, कथन का प्रश्न है। सभी जो बल्ले हैं वो चूड़ियाँ हैं। अगर हम बल्ला की बात करें, बल्ला जो है वो सभी क्या है? वो चूड़ियाँ हैं। उसके बाद क्या है? कुछ टोकरियाँ चूड़ियाँ हैं परंतु बल्ले नहीं है। इतना ही है, ये टोकरियाँ हो गए, टोकरियाँ। अब सभी टोकरियाँ चूड़ियाँ नहीं है। सभी टोकरियाँ जो है वो चूड़ियाँ नहीं है। सभी टोकरियाँ चूड़ियाँ नहीं है, ये सब कथन है। तो फिर हमें स्पष्ट हो जाता है कि कुछ टोकरियाँ ना तो चूड़ियाँ हैं और ना ही बल्ले हैं। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कथन एवं निष्कर्ष का प्रश्न है। कुछ गुलाब गुलाबी है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ये गुलाब है और कुछ जो गुलाब है वो यहाँ पर हो जाएगा गुलाबी है। सभी गुलाबी जो है वो सूअर है। सभी गुलाबी जो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सूअर है। क्या है? सूअर है। और कह रहा है कुछ सूअर जो है वो पक्षी है। क्या है? पक्षी है। तो आइए क्या हो जाएगा? कुछ पक्षी गुलाबी है, गलत है। कुछ सूअर गुलाबी है, बिल्कुल। कुछ सूअर गुलाब है, बिल्कुल सही है। और कुछ पक्षी गुलाब है, ये नहीं है। आंसर हमारे पास हो जाएगा ए। निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो क्या मिलेगा? आंसर हो जाएगा सी। पहले विचार होगा, फिर लेखन होगा, पुस्तक बनेगा, विक्रेता, पाठक और प्रतिपुष्टि होगा। 140 नंबर की बात करते हैं तो ए होगा। 141 नंबर में क्या आंसर हो जाएगा? तो वो हो जाएगा सी। 142 की अगर हम बात करें तो 142 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। 143 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये फिगर वाले प्रश्न सब आप लोग सोल्व कर लीजिएगा, यहाँ सिर्फ आंसर बता दिया जा रहा है। 144 नंबर दर्पण का है, वो हो जाएगा ए। 145 नंबर की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा बी। 146 नंबर की बात करें तो इसमें हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? तो 146 नंबर की हो जाएगा ए। अगर सोल्व करते हैं इसे तो ये डब्लू के अपोजिट क्या हो जाएगा? इस तरह का, और जो ब्लैक है उसका अपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा 3, और वो के अपोजिट कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा? वो 0 हो जाएगा। तो समान फलक कभी भी संगत फलक नहीं हो सकता है। तो आइए देखते हैं कि अगर हम इसमें समान फलक कौन सा हो रहा है तो 3, और जो हमारे पास से आ रहा है 3W0 हमारे पास कोई हो रहा है ए, तो आंसर ए ही हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है। और इसमें देखते हैं तो ये दोनों समान हो रहा है। अगर इसमें देखते हैं तो ये दोनों समान हो रहा है, और इसमें अगर हम देखते हैं तो क्या हो रहा है? ये दोनों समान हो रहा है। तो समान फलक जो है वो कभी भी एक साथ नहीं दिखेगा। आंसर हमारा हो जाएगा ए। दिया हुआ शब्द केवल किसी एक संख्या द्वारा प्रदर्शित किया गया है। अभी 1 अभी 2 दिया गया है। तो आइए इसे जब सोल्व करेंगे हमारे पास फिश के लिए तो वो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारे पास बी। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए। टोटल 30 त्रिभुज हैं। कितने त्रिभुज हैं? 30 त्रिभुज है। निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा ए। 150 देव ने एक बूढ़ी औरत की तस्वीर को इशारा करते हुए कहा कि मेरी पत्नी के बेटे के दादा की बहन बूढ़ी औरत का देव से क्या संबंध है? इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? बुआ संबंध है। ये था प्लेटफॉर्म के प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 2 का। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दिएगा। धन्यवाद।